हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित वीडियो एग्जाम 2023 अब बहुत ही करीब है। आज ये हमारा हिंदी का 22वां प्रैक्टिस सेट है। तो अभी तक हमने 10 प्रैक्टिस सेट किया है यूथ का, उसका जो है कंपाइल करके आप लोगों को मैराथन के रूप में जल्द ही दिया जाएगा। और ज्ञान मुद्रा के 10 प्रैक्टिस सेट को कंपाइल करके आपको मैराथन दिया जाएगा। इसके साथ बात करें, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल रहा है, उसका भी मैराथन जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। करंट अफेयर की क्लासेस लगभग हो चुकी हैं, एक दो क्लास और बची है, उसके बाद आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए जल्दी हम लोग मैराथन लाने वाले हैं, एक ही क्लास में संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपका कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा समय आप करना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का अपना पहला प्रश्न है, वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र ऐसा पत्र होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में लिखा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वह अपने निजी अपने कार्य के लिए कि अपने किसी सगे संबंधी या फिर परिवार के जनों को या फिर मित्रों को लिखता है। तो वैयक्तिक पत्र जो लिखा जाता है वो सगे संबंधियों या मित्रों के मध्य लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे जब एक ही वर्ण दो बार आए, एक आधा वर्ण रहे एक पूर्ण वर्ण रहे। जैसे सम्मान है, सम्मान में एक बार आधा माँ रहा है एक बार पूरा माँ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, ये ऐसे शब्द जब रिपीट होते हैं तो वहाँ पर द्वित्व होता है। द्वित्व जैसे और एक उदाहरण अगर आप लेना चाहें, जैसे सन्निधि हो गया, तो स फिर आधा ना फिर पूरा ना सन्न होता है। तो ऐसे स्थिति में जब भी एक वर्ण दो बार आए, एक बार आधा रहे एक बार पूरा, तो वहाँ पर हमेशा द्वित्व होता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उ प फ ब भ म आदि का जो उच्चारण स्थान होता है इसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखिए कंठ से किन किन का उच्चारण होता है। जैसे छोटा आ है और आ, इसके साथ साथ बात करें क वर्ग का, तो इसके मतलब कि क वर्ग के साथ साथ अ का उच्चारण आपके कंठ से होता है। अगर बात करें तालु से, तो ईचू यसा नाम तालु यानी छोटी ई बड़ी ई, इसके साथ साथ बात करें आपके च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है तालु से होता है। मूर्धा से अगर बात करें तो रीतु रत्नम मतलब कि री का उच्चारण स्थान, इसके बाद जो होता है आपके ट वर्ग का उच्चारण स्थान ट ठ ड ढ जो अड़ा होता है इसका उच्चारण स्थान आपके मूर्धा से होता है। बात करें जब होस्ट की जब आती है तो उ के साथ प वर्ग का उच्चारण स्थान आपके होस्ट से होता है। तो इसमें उ और प फ ब म पूछा है तो इसका उच्चारण स्थान होस्ट होता है। अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। सबसे पहले जानिए उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या है। जैसे एक ड होता है और एक ढ होता है। जब भी ड और ढ के बीच मतलब नीचे बिंदु लगा दी जाती है तो ये अड़ और अढ़ पढ़ा जाता है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि जब भी वायु इसके उच्चारण में जो जीवा होती है वह लुंठित होकर बहुत तीव्र गति से वायु को फेंकती है, तो ये ढ और ढ जो होते हैं इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये दो होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये दो होती है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जानिए कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है आपकी स्वर संधि, इसके बाद होती है व्यंजन संधि, इसके बाद होता है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग, अब इसमें पूछा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले होती है आपकी दीर्घ संधि, जिसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तीनों मात्राएं जब बीच में शब्द के बीच में देखने को मिलती हैं वहाँ पर हो जाता है स्वर संधि, यानी स्वर संधि में दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा होता है आपका गुण संधि। जब भी ओ या फिर ए यानी ए या फिर ओ दोनों मात्राएं देखने को मिलती है वहाँ पर होता है गुण संधि। तीसरा बात करें अगर, ये होता है वृद्धि संधि। जब भी ए और अ की मात्रा देखने को मिलती है वहाँ पर हो जाता है वृद्धि संधि। चौथा है यड़ संधि। जब भी शब्द के बीच में आपको य व या फिर र देखने को मिलता है वहाँ पर होता है यड़ संधि। और पांचवी होती है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में जैसे वाक्य के बीच में शब्द के बीच में अय आय अव आव देखने को मिलते हैं वहाँ पर हो जाता है अयादि संधि। तो यहाँ का जो प्रश्न पूछा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये
5 प्रकार की है। मदमाता में कौन सा समास है? तो समास को जानने के लिए सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कीजिए। मदमाता का जब समास विग्रह करते हैं ये होता है मद से मस्त हुआ। मद मतलब होता है मदिरा, तो मद से यानी मदिरा पीकर कोई जब मस्त होता है तो उसे कहते हैं मद से मस्त हुआ। तो यहाँ पर से आया है। जब भी कोई भी कार्य होता है किसी उपकरण या फिर किसी पदार्थ से होता है तो वहाँ पर हमेशा करण तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी पूछ लेता कि कौन सा है, तो ये करण से है, यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता। अगला प्रश्न है इनमें से निरुपसर्ग नहीं है। इसमें से किसमें जो है निरुपसर्ग नहीं लगा हुआ है? जैसे निर्देश की अगर बात करें तो ये होता है निर प्लस देश से मिलकर बनता है निर्देश। निर्वाह की बात करें तो ये होता है, ये भी होता है निर प्लस वाह से मिलकर बनता है निर्वाह। निर्बल में अगर बात करें तो निर प्लस बल मिलकर बनता है निर्बल। जबकि जो निशेष है निशेष इसमें विसर्ग है, इसमें जो है निर जो है उपसर्ग नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। रेखांकित शब्द जो अलावा है यह पूछा है कि ये इसमें कौन सा अव्यय है। देखिए जो स्थानवाचक होता है यह किसी स्थान का बोध कराता है, दिशावाचक किसी दिशा का, कालवाचक जो होता है ये समय का बोध कराता है। लेकिन जो अलावा शब्द है यह व्यतिरेक है। व्यतिरेक का मतलब होता है वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को निश्चित कर रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, यह व्यतिरेक कर रहा है, डिफिनिट कर रहा है किसी एक निश्चित चीज़ को। तो विकल्प 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आप लोग एक बार इसका उत्तर दीजिए। देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। अगर बात करें वही शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तब उन्हें हम तद्भव कहते हैं। इसमें पूछा कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो ध्यान दीजिए तत्सम का जो उच्चारण होता है थोड़ा कठिन होता है। उसमें कई बार देखते हैं कि आधा वर्ण जरूर रहता है उसके उच्चारण में कठिनाई पैदा करने के लिए। उच्च जो है एक तत्सम शब्द है, बाकी ऊनी, अकाज, शिख ये सभी जो हैं तद्भव हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से आपको तद्भव शब्द बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। जैसे पहला विकल्प देखें नेह है, तो नेह एक जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है ये हो जाता है स्नेह है, यानी विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी क्षमा, नख और नग्न ये सभी जो हैं तत्सम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं जो तत्सम से तो निकलते हैं किंतु तद्भव तक मान के चलिए कि नहीं पहुंच पाते हैं, यानी जो तत्सम और तद्भव के बीच में रह जाते हैं ऐसे शब्दों को कहा जाता है अर्ध तत्सम शब्द। यहाँ पर विकल्प बी जो आज्ञा शब्द है यह अर्ध तत्सम शब्द आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने ही देश के किसी भाषा से उत्पन्न होते हैं, उन्हें देशज कहा जाता है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न पूछा जाता है देशज से होता है लोटा, तो पूछा जाता है कि लोटा किस भाषा का शब्द है, तो ये देशज शब्द होता है। कौन सा देशज शब्द है? तो आप लोग इसको बताइए क्या होगा। तो ये विकल्प ए जूता इसका सही उत्तर होगा। जूता जो है एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानिए। इसमें से आपको सर्वनाम को पहचानना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम है। देखिए आगामी यानी जो आने वाला होता है ये विशेषता है, विशेषण है। शांत, शांत, अशांत ये भी विशेषण है। काला, गोरा, नीला, हरा ये सभी जो है विशेषण है। जैसे तुम शब्द है, तुम, आप, मैं, वे ये सभी जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है प्रखर शब्द है। जैसे प्रखर शब्द का आप उपयोग करें, जैसे राहुल प्रखर बालक है। जो राहुल है ये प्रखर बालक है, तो प्रखर का अर्थ होता है कि तीव्र बुद्धि का बालक या फिर कह सकते हैं तेज दिमाग वाला। तो यहाँ पर जो है प्रखर शब्द की बात की जाए तो ये क्या है, तो यह हो जाता है विशेषण। किसी की विशेषता है कि वह बहुत प्रखर है यानी बुद्धिमान है या फिर बुद्धिशाली है, तो यह उसकी विशेषता हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है।
प्रतिदिन। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। जैसे जो रीतिवाचक होता है यह बताता है कि कोई कार्य कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, उसका रीति बताएगा। परिमाणवाचक बताता है कि कोई कार्य कितना किया जाएगा, जो कितना का बोध कराता है वो परिमाणवाचक होता है। कालवाचक बताता है कि कोई कार्य कब होगा, किस समय होगा। स्थानवाचक बताता है कि कोई कार्य कहाँ पर होगा। तो इसमें पूछा है कि प्रतिदिन, यानी यह कालवाचक आपका प्रकार है। क्रिया विशेषण का प्रकार जो है ये प्रतिदिन शब्द जो है ये कालवाचक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। इनमें से आपको क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसा विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर आप इसमें देखें, जैसे मत बोलो, मत बोलो ये ठीक है, यहाँ पे बोलने को मना कर रहा है, लेकिन उसकी विशेषता है कि अधिक मत बोलो। यह उस क्रिया की विशेषता को बताता है कि अधिक मत बोलो, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है। इसमें बताना है कि जो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द यानी जो परंतु है, इस शब्द को पहचानना है, क्या ये संज्ञा है या फिर क्रिया है, सर्वनाम है या फिर अव्यय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे परंतु शब्द ना ही संज्ञा है, ना ही क्रिया है, ना ही सर्वनाम है। यह एक अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है। अव्यय में भी अगर बात की जाए, जैसे यह एक संबंध को दर्शाता है, उसके सोने का संबंध बताता है कि वह सोता है तो सपने बहुत देखता है, यानी यह एक संबंधवाचक कर सकते हैं, अव्यय की तरह प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मैं भी जाऊँगा। इसमें रेखांकित शब्द जो भी है इसको पहचानना है कि यह क्या है। देखिए इसमें से जो भी शब्द है ये निपात की तरह प्रयोग किया जाता है। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और उस वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जाऊंगा, इसमें भी शब्द इस बात को पुष्टि कर रहा है या फिर अधिक बल दे रहा है कि मैं भी जाऊंगा, यानी निश्चित कर रहा है कि मैं भी जाऊंगा, इसलिए यह एक निपात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? जैसे लोचन होता है, लोचन, नयन होता है, अक्षि होता है। अब इसमें देखिए दो में कन्फ्यूजन होगा आपको, एक होगा दृग और एक होता है दृगम्बु। यहाँ पे दृग भी जो है आपका आँख का पर्यायवाची है, लेकिन जो दृगम्बु है ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, उसे एक अक्षर नहीं आता। इसमें जो पूछा है कि सटीक विलोम बताइए। रेखांकित शब्द यानी जो अक्षर है इसका आपको विलोम बताना है। सबसे पहले अक्षर का अर्थ समझिए। अक्षर का मतलब होता है कि जिसका क्षरण न हो सके, यानी जिसका क्षरण, अक्षर जैसे मान लीजिए क वर्ण है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ना ही विखंडित कर सकते हैं ना ही इसे तोड़ सकते हैं, एक ही वर्ण है तो ऐसे ही रहेगा, अक्षर इसीलिए कहा जाता है इसे। अक्षर की अगर विलोम की बात की जाए तो ये हो जाता है क्षर, जिसका क्षरण हो सके, जिसको तोड़ा जा सके वह होता है क्षर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। युग्म शब्द है, इसकी कौन सी जोड़ी सही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी जोड़ी सही है। देखिए ललित कलित ये तो नहीं सही है, फुट फट ये भी नहीं सही है, गे जे ये भी नहीं सही है। देखिए जैसे पानी होता है, पानी शब्द है, हमारे यहाँ कोई जाते हैं हम कहते हैं पानी वानी लाओ, पानी के साथ वानी। जैसे खाना है तो कहते हैं कि खाना वाना लाओ, खाना के साथ वाना आ जाता है। ठीक वैसे ही बंदी वंदी, किसी जैसे मार्केट की बंदी चल रही है तो बंदी के साथ हम बंदी बोलते हैं, तो बंदी वंदी यह सही जोड़ी है। अगला प्रश्न है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जैसे जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। यानी अनगिनत, जिसकी गिनती संभव ना हो, जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दायां रास्ता साफ हो, रेखांकित शब्द क्या है। इसमें जो रेखांकित शब्द दायां है यह किस बात का बोध करा रहा है। क्या यह विस्मयादि है? अगर विस्मयादि होता है तो यहाँ पर यह चिन्ह होता है संबंध या फिर समुच्चय बोधक या फिर परिमाणवाचक। तो दायां है किसी दिशा को संबोधित कर रहा है, यह परिमाण नहीं होगा ना ही समुच्चय होगा, यानी यह संबंध बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे कारक की बात पूछा गया है तो यहाँ पे से विभक्ति है, यानी से प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो से दो चीज़ का प्रसर्ग होता है, एक होता है अपादान और एक होता है करण।
जब भी किसी उपकरण के साथ या फिर किसी ऐसी वस्तु के साथ से का प्रयोग किया जाए जिससे कोई कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा करण कारक होता है। करण से यानी बस से, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम से यानी किसी उपकरण का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर करण कारक होता है। अपादान कारक जो होता है यहाँ का ये जो से होता है, इसका प्रयोग हमेशा किसी से अलगाव के संबंध में होता है। अगला प्रश्न है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा है तो संज्ञा से वचन की पहचान होती है। अगर बात की जाए क्रिया या फिर क्रिया विशेषण या फिर विशेषण, इन तीनों में आपको बताना है कि किससे जो होता है वचन की पहचान नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जैसे क्रिया है तो क्रिया भी जो होता है संज्ञा के साथ साथ या फिर सर्वनाम के साथ साथ क्रिया के जो वचन होते हैं वो बदलते रहते हैं। विशेषण की बात की जाए तो विशेषण भी उसके अनुसार ही बदलते रहते हैं। अगर बात की जाए क्रिया विशेषण की, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे जो होते हैं वचन उनकी पहचान नहीं होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग बताइए, वाच्य आप लोग पढ़े होंगे, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए, कर्तवाच्य होता है, फिर कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में कार्य जो समाप्त होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वे आए थे और चले भी गए थे, यानी यह वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल को बताता है। वे खा रहे थे, यह पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी जो पास्ट में यानी भूतकाल में कार्य हो रहा था उसके लिए रहे थे, रहा थे ऐसे होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, तो यहाँ पर नदी शब्द का आपको बहुवचन बताना है। बताइए आप लोग, नदियाँ, नदियों या फिर नदियाँ? तो ध्यान दीजिए, नदी का होता है नदियाँ, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसके वाक्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेदों में कौन कौन सा होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिए। आइए 8 का नाम एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं, तो जिससे आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए। सबसे पहले होता है विधानवाचक, विधानवाचक होता है। दूसरा होता है निषेधवाचक, जो किसी चीज़ का निषेध करता है, निषेध बताता है। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। चौथा होता है आपका विस्मयादिबोधक। पांचवा होता है आज्ञार्थक या फिर आज्ञावाचक। छठा होता है इच्छावाचक। सातवां होता है आपका संदेहवाचक और आठवां होता है आपका संकेतवाचक। तो ये 8 प्रकार हो गए आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाय मुझे क्या हो गया। वाक्य में ये वाक्य जो है किस प्रकार का है? तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको ये चिन्ह देखने को मिल जाए, यहाँ पर 100% आप चलिए कि यह जो है विस्मयादिवाचक या फिर विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। आइए देखते हैं। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। ध्यान दीजिए, इसके पीछे हैं शब्द लगा है। हैं लगा का मतलब होना चाहिए कि इसके पहले जो हो वह भी बहुवचन में हो। जैसे भाई हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे बहनें हैं तो ये बहुवचन में है, तो आप यहाँ पर जो है हैं शब्द यहाँ पे सूट हो रहा है। तो मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेरी 1 भाई यह गलत हो जाएगा। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, यह एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुझे पढ़ना है। इसमें जो रेखांकित चिन्ह है, यानी जो चिन्ह है ये, इसके बारे में पूछा है कि इसका पहचान क्या है। तो ये चिन्ह होता है जब किसी वाक्य के पूरा होने पर पीछे लगता है तो वहाँ पर हो जाता है पूर्ण विराम, यानी यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। अर्धविराम की बात की जाए तो अर्धविराम का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, नीचे कामा ऊपर बिंदी होता है, अल्पविराम कामा होता है, संकेतवाचक डैश होता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो द्वंद्व समास होता क्या है? जैसे जब कभी भी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं
वहाँ पर दो द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे होता है माता पिता, तो माता और पिता के बीच में डैश शब्द लगा होता है जिसे संयोजक या फिर योजक चिन्ह कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि और, यहाँ पर जब आप समास विग्रह करेंगे ये हो जाता है माता और पिता। अगला प्रश्न, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। यहाँ पर पूछा है कि रेखांकित मुहावरा कलेजा पसीज गया या फिर कलेजा पसीज जाना, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे किसी की दयनीय स्थिति देखकर जब आपका कलेजा पसीज जाता है तो यहाँ पर होता है कि आपके अंदर दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो दया उत्पन्न होना यानी कलेजा पसीज गया या फिर कलेजा पसीज जाना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हृदय पवित्र तो सब ठीक। इस लोकोक्ति का जो है आपको अर्थ बताना है। यह बहुत ही पॉपुलर लोकोक्ति है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी जब आपका हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। यानी जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है कोई भी चीज़, यानी वह दुर्लभ होती है। अगर कोई चीज़ सुलभ हो तो वह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। कठिनाई से प्राप्त हो रही है यानी वह दुर्लभ है, वह सबके बस की बात नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। यहाँ पर दो चीज़ों में आप फंसेंगे। मान लीजिए विकल्प सी और डी आसानी से आप काट देंगे, लेकिन ए और बी के बारे में आप विचार करेंगे। तो परीक्षा में अक्सर होता है आप ऐसी जगहों पे फंस सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ऊर्जा का अर्थ होता है कि शक्ति। जो ईंधन शब्द है यह ऊर्जा या फिर शक्ति का स्रोत होता है। तो ईंधन जो है ये स्रोत है, ना कि उसका समानार्थी। ऊर्जा और शक्ति एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले दिए धौलपुर। जब आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो ऊपर जो है धौलपुर जिला पड़ता है इस कोने पे। यहाँ जो है आगरा और मथुरा जो है धौलपुर से सटे होते हैं, यानी आगरा, मथुरा और धौलपुर एक दूसरे के सटे होते हैं। यहाँ पर जो होता है ब्रज भाषा बोली जाती है। बात करें सरगुजा, तो सरगुजा जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की। आप लोग नाम से ही पहचान लेंगे इसे। सुख सागर यानी सदा सुख लाल की यह रचना है। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो यह होता है अपभ्रंश से। अपभ्रंश में बात करें तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे करना है आपको। जैसे एक यहाँ पे वाक्य दिया है जो अंग्रेजी में, इसे हिंदी में अनुवाद करना है। वाक्य है, द राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार नाउ अब इज अ फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, यानी विकल्प ए ही इसका सही उत्तर होगा। तो आजकल ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। और ये नंबर दिलाने वाले प्रश्न होते हैं, इसलिए आप लोग लापरवाही मत करिएगा, ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करिएगा। धन्य कृषि करने में बड़े जोखिम हैं। ये अगला प्रश्न है कि एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम हैं, यह अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आप लोग इसका उत्तर एक बार ट्राई करिए, क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम हैं, इसका होगा मोनोकल्चरल कैरीज ग्रेट रिस्क। यानी मोनोकल्चर जो होता है, यानी जो एक ही धान्य एक ही तौर तरीके पे जो कृषि होती है, या कैरीज ग्रेट रिस्क, इसमें जो होता है बहुत रिस्क होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 46 से यानी 43 से लेकर 46 तक एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आप जो है पास करके पढ़ लीजिए। ये पूरा गद्यांश आप देखेंगे तो प्रेम पर आधारित है। पूरे गद्यांश पर आपको प्रेम से क्या हो सकता है, प्रेम किस चीज़ के लिए आवश्यक होता है, यहाँ पर सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप इसको रोक कर एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। देखिए, व्यापार तो स्वार्थ के लिए होता है। कला का विनिमय भी आपका व्यापार कर सकते हैं, बंधुत्व की भावना। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम की भावना होती है, अगर दो राष्ट्रों के बीच में प्रेम की भावना है, ये दोनों राष्ट्रों के बीच अच्छे रिश्ते को अच्छे रिश्ते को स्थापित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए।
जैसे दो मुल्क हैं, दोनों के बीच में अगर आतंकवाद बढ़ा हुआ है, उसको मिटाने के लिए अगर दोनों देश के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जाग जाए, आप लोग अगर इसका पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे एक दूसरे के प्रति जब प्रेम की भावना जाग जाती है तो वहाँ पर जो होता है आतंकवाद मिटाने के लिए उचित कदम उठाया जा सकता है और इससे आतंकवाद समाप्त भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रेम के कितने रूप होते हैं? प्रेम के मतलब कि अनगिनत रूप होते हैं। जैसे माँ से प्रेम होता है, माता बच्चे का प्रेम होता है, परिवार में आपके परिवार के सदस्यों से प्रेम होता है, ईश्वर से प्रेम होता है, समस्त जीव जंतुओं से प्रेम होता है, पेड़ पौधों से प्रेम होता है। यानी विकल्प डी ABC और इसके साथ साथ बात करें देश प्रेम, ये सभी जो हैं प्रेम के रूप होते हैं, सभी से प्रेम हो सकता है। अगला प्रश्न है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? समाज में जो अपराध हो रहा है, जो नैतिक मूल्यों का हरण हो रहा है, नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका प्रेम का अभाव। ये गद्यांश से प्रश्न है, आप लोग गद्यांश को पढ़कर देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाता है प्रेम के अभाव के कारण जो होता है समाज में नैतिक मूल्यों का हरण हो रहा है, या फिर कह सकते हैं नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है? तो अमर सिंह राठौर एक नाटक है। अमर सिंह राठौर जो हैं ये राजस्थान के थे। ये बात की जाए, अगर आप जानते होंगे महाराजा जसवंत सिंह उनके भाई थे, गज सिंह के पुत्र थे। अमर सिंह राठौर को कटार का धनी कहा जाता है। आप लोग इनका चित्र देख सकते हैं, ये उनका चित्र है। इन्हें कटार का धनी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ के ही दरबार में उसके साले सलावत खान को एक अपने कटार की एक धार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिए थे। उसके बाद ये घोड़ा दिख रहा है आपको, इसी घोड़े से आगरा के किले को कूद कर भाग गए थे। तो यही अमर सिंह राठौर थे, इन्हें कटार का धनी कहा जाता था। यह एक नाटक है, काफ़ी पॉपुलर है। आइए आगे देखते हैं, काठ का सपना किसकी रचना है? आप लोग बताइएगा, काफ़ी पॉपुलर है मुक्तिबोध की ये रचना काठ का सपना। अगला प्रश्न है, कागज की नाव उपन्यास किसकी रचना है? कागज की नाव के साथ साथ अगर बात करें ठीकरे की मंगनी, ये दोनों रचनाएं जो हैं आपके नासिरा शर्मा की है। आजकल जो है ऐसे जो लेखक होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, इनके जो है रचनाएं बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नए नवेले होते हैं इनकी रचनाओं को अक्सर जो है महत्व दिया जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? यानी जो हिंदी साहित्य है इसका इतिहास किस भाषा में सबसे पहले लिखा गया था? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंच। यानी जो हिंदी साहित्य है इसका सबसे पहले उल्लेख यानी इतिहास का लेखन फ्रेंच भाषा में हुआ था। तो आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के 50 प्रश्न जो यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा कठिनाई सर इसका ऊपर है, थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको जो है प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग लगातार अपना अभ्यास करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही आप लोगों को मैराथन मिलेगा सभी विषयों का, चाहे वो हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, या फिर यूपी जीके हो, करंट अफेयर हो, सबका मैराथन अब आपको डेली मिलने वाला है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।